बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसमें ऐसे लगता है कि बाकी ममालिक भी शरीक हो रहे हैं। कल अमरीका ने B-1 तैयारों से ईरान के ऊपर हमला किया है और इसके बहुत सारे अहदाफ जिसका अभी तक तफसीलात उसकी सामने नहीं आई। ताहम कहा जा रहा है कि ये पास्तारान का जो ठिकाने थे वहाँ पर ये हमले किए गए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक B-1 तैयारे जो हैं उन्होंने पास्तारान इनकलाब के अहदाफ को निशाना बनाया है और 2000 पाउंड वज़नी 2 दर्जन बम या दर्जनों क्रूज़ मिज़ाइल ले जाने की सलाहियत ये B-1 तैयारा रखता है। इससे पहले आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस जो जंग हुई थी उसमें भी अमरीका ने ये तैयारे इस्तेमाल किए थे। यूरेनियम साइट्स जो थी उनको निशाना बनाने के लिए उन्होंने ये तैयारा इस्तेमाल किया था। एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि अमरीका भरपूर हमले की तैयारी में है और उसके लिए अमरीका के अंदर जो है वो बात हो रही है, बल्कि मुख्तलिफ जो फ़ौजी दस्ते हैं उनकी तैनाती का अमल भी मशरक़ वुस्ता के अंदर शुरू कर दिया गया है। ये भी याद रहे कि ये जो B-1 तैयारा है इसने बरतानिया से जो है वो परवाज़ भरी थी और यूँ लगता है कि बरतानिया भी और नेटो के बाकी ममालिक भी इस जंग में शरीक हो सकते हैं। दूसरी जानिब बहराए अहमर के अंदर जो है वो सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई है। बाबुल मंदब को जो हौतीज़ हैं उन्होंने बंद करने का कहा है और उनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। आज सऊदी अरब के जो 2 टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है हौतियों की तरफ से। याद रहे कि कल पाकिस्तान ने तंबीह की थी, धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं जो कि सऊदी अरब के साथ मिल के वहाँ पर जो तिजारत करें अगर उनको निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। दूसरी जानिब जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वली अहद सऊदी वली अहद से भी बात हुई है टेलीफोन के ऊपर और उन्होंने इज़हार यकजहती भी किया है। इस्कंदर मोमनी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं ईरान के, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वजारत दाखिला के जो स्पोक्स पर्सन हैं ताहिर अंद्राबी साहब आज उन्होंने कहा कि वो बहुत अहम दौरे पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इन सारी मामलात के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम और डीजल प्राइसेस के अंदर इजाफा कर दिया है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम के ऊपर ये बम गिरना शुरू हो गया। इसके अंदर मुख्तलिफ सवालात हैं। सवाल तो ये बनता है कि आखिर ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये क्यों इसके अंदर इजाफा है और 102 रुपये तकरीबन या 100 से ज़ायद जो है रुपए वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के अंदर हुकूमत इकट्ठा करती है, वो क्या ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसी तरह से जो 7 रुपये के करीब जो है वो टैरिफ है इसके ऊपर और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद के अंदर जो आप आवाम से पैसे लेते हैं उसमें कमी या रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता और ये इजाफा दिन ब दिन क्यों हो रहा है। जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उनके अंदर कमी क्यों वाकई नहीं हो रही, ये बुनियादी सवाल है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब, दिफाई उमूर के दोनों माहिरीन हैं। ज़बरदस्त, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगी और ये जो मशरक़ वुस्ता के अंदर एक नई लहर आई है और बहुत ख़तरनाक है ख़ास करके ईरान के लिए। आज कल 12वीं रात थी कि ईरान के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आसमान साहबा, आपने इनवाइट किया है और ये जो हम जंग देख रहे हैं वाकई लेडर ऑफ एस्केलेशन पे बड़ी तेजी से जा रही है। ये B-1 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर जिसका आप जिक्र कर रही थी, आपको याद होगा कि जो जून 2025 में जंग हुई थी जब इसराइल ने शुरू की थी और कल्मिनेशन करनी पड़ी थी अमेरिका को आके। और कल्मिनेशन इसलिए करनी पड़ी थी कि एक लेडर ऑफ एस्केलेशन अमेरिका ने एकदम चढ़ाया था B-2 B-52 बॉम्बर्स ला के। ईरान को ये मैसेज दिया जा रहा था कि या तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो यानी एक एग्रीमेंट पे आ जाओ सीज फायर पे, या हम लेडर ऑफ एस्केलेशन अमेरिका के हाथ में चली जाएगी और वो बढ़ाना शुरू कर देगा। अभी भी मुझे एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह लें या टाइम कंप्रेशर अमेरिका पर नजर आ रहा है, वो ये और जो कि ईरान को भी पता है वो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास टाइम कम है। 3.5 महीने तकरीबन 4 महीने के बाद इलेक्शन है उनके, वो एक प्रेशर है नंबर 1। डाइवर्जेंस है इस वक्त इसराइल और अमेरिका की। इस वक्त वॉर स्ट्रैटेजी में ऑलमोस्ट आपने देखा इस वक्त जो है इसराइल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, उस पर अलग बात की जा सकती है। अभी 1 बॉम्बर जिसका आप जिक्र कर रही हैं ये एक वाहिद अमेरिका का जंगी जहाज है जो बॉम्बर है और सुपरसोनिक है।
हम्म। आवाज की रफ्तार से तेज उड़ता है। 1985 से ये ऑपरेशनल है और इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 का क्रू होता है। इमेजिन कर लें कितना बड़ा जहाज है। कुछ वेपन्स ये इंटरनली कैरी करता है, कुछ एक्सटर्नली कैरी करता है। ओवर टोटल जहाज तकरीबन 75,000 पाउंड तक टनेज उठा सकता है। आप इमेजिन, पाउंड का मतलब है ऑलमोस्ट 30,000 किलोग्राम, विच इज ह्यूज। हम्म। और इतना हम्म। ज्यादा टनेज का मतलब ये है कि ईरान को ये मैसेज देना कि रिलेटिवली अमेरिका अपना मोस्ट इकोनॉमिकल जो जहाज हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो टेस्टेड हैं वेपन से, वो उनको इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ये इटसेल्फ एक इंडिकेटर होता है कि इंस्टेड ऑफ पॉकेट्स में, जिसका एक और भी इंडिकेटर ये है कि पॉकेट्स में करने की बजाय अमेरिका एक मैसिव डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और मैं पहली दफा जो जंग हुई थी 40 दिन की, उसमें मैं नहीं विजुलाइज कर पाया था कि अमेरिका का कोई ऑर्केस्ट्रेटेड पैटर्न है इस जंग के अंदर। हम्म। ऑर्केस्ट्रेटेड पैटर्न ये होता है कि आप थ्रू अ स्ट्रैटेजी बाय डिजाइन इस तरह का मिशन अनलीश करते हैं जो एक आपको एक वॉर ऑब्जेक्टिव या मिशन हम्म। प्लानिंग में कंक्लूजन में मदद करता है। इस दफा मैं देख रहा था, पहली दफा तो 40 दिनों में रैंडम बमबारी थी। कभी वो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते थे, कभी वो साइट्स पर करते थे, कभी वो कोस्टल एरियाज पे करते थे। अब पहली दफा उन्होंने अलोंग द कोस्ट बमबारी की है, चाबहार से लेके ऑल अलोंग कोस्ट, जहां जहां ईरान का ये है। करना वो ये चाह रहे हैं कि ईरान की जो कैपेसिटी टू इंगेज ऑल शिपिंग, जिसको वो डिटरेंस क्रिएट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए, आई थिंक उस कैपेसिटी को इनहेलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम्म। एस्केलेशन लेडर अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है। ईरान जो हम्म। प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर रहा है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने पहले देखा, अब ह्यूथीज के थ्रू बाब अल मंदब में। तो आई थिंक ईरान हम्म। समझता है कि स्टेट ऑफ लेटर ऑफ एस्केलेशन उसके भी हाथ में होनी चाहिए, और उसको ये भी पता है कि टाइम सेंसिटिव ईरान की निस्बत अमेरिका इस वक्त ज्यादा है। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हमले हैं, बिल्कुल ये इसके अंदर अमेरिका के लिए कोई पॉलिटिकल, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक सायरन बज रहा है? यानी, और अभी मैं देख रही थी कि जो सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील है उसको भी उन्होंने मुआहदा इब्राहिमी के शमूलियत के साथ जो है वो मुंसलिक किया है। वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं इस डील के हवाले से भी जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। तो कितनी मुश्किलात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी और अमेरिका के लिए इस जंग के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया आज़मा शाह साहबा। देखें, बात सिंपल सी है कि अमेरिकन जैसे अभी जिस तरह फरमा रहे हैं कि टाइम सेंसिटिव है। मुझे लगता है कि जो कैंपेन अमेरिका ने अभी शुरू की है, उनको इस चीज़ का पता था कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि तेल की कीमतें फिर अमेरिका में बढ़ गई हैं, जो कि पिछले कुछ हम्म। दिनों, हफ्ते पहले कम हुई थी। मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन वो इस अपनी जो कैंपेन है इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस का क्वेश्चन है। कि फॉर हम्म। एग्जांपल अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में बैठ के इरानियंस हम्म। जो हैं वो शिप्स को मॉनिटर करेंगे और वो अलाउ करेंगे कि कौन से रूट से कौन सी शिप गुजरेगी, तो अमेरिका फिर किस चीज़ की सुपर पावर है? उसकी हम्म। जीसीसी को गारंटीज़ और उसकी जो मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं या जो सारे एसेट्स हैं या जो एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट में खड़े हैं, वो किस काम के हैं? प्लस मुझे हम्म। लगता है एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि चाइना फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है अमेरिका के अंदर, जो कि ट्रम्प हम्म। साहब ने थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले ये कहा कि हम्म। जो चाइना जो है वो हमारे इलेक्शंस में मेडलिंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस फैक्टर को थोड़ा और हवा दी जाएगी। कि लास्ट टाइम जब वो कह रही थी 2020 में चाइना इन्वॉल्व था। जबकि अगर आप देखें डेमोक्रेट्स को देखें तो वो कहते हैं 2016 में रशिया इन्वॉल्व था। तो वो हम्म। रशिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, वो समझते हैं चाइना को मैं इन्वॉल्व करूँ और कहूँ कि जनाब मैं तो, मुझे 2020 में भी हराया गया था और मुझे फिर खतरा है कि चाइना मुझे हराएगा। तो वो इस हम्म। चीज़ को कम्पेंसेट करना चाहते हैं एक फॉरेन एलिमेंट के साथ। तो हम्म। डोमेस्टिकली ट्रम्प के ऊपर प्रेशर ये है कि अगर वो एक्शन नहीं लेते तो अमेरिका की पावर पहले ही कंप्रोमाइज हुई, कि वो जो सारे का सारा एमओयू था उसके बारे में कहा जाता था कि वो अमेरिका के फेवर में नहीं है, वो तो ईरान की फेवर में है। अब हम्म। अमेरिका अगर मिलिट्री कंपोनेंट का भी प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करता और चीजें अपनी हम्म। फेवर में नहीं करता, ईरान जो है वो होतीज का इस्तेमाल करता है और मजीद रेड सी जो है, ये जो बाबल मंदेब जो है उसको भी बंद कर दिया जाता है, तो ये अमेरिकन जो मिलिट्री है उसकी ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा और उसकी कैपेबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती है। तो अगर मिडल ईस्ट में जहां पे वो कई दहाइयों से बैठा हुआ है वहां पे कुछ नहीं कर सकता, तो कल को इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, चाइना के बैकयार्ड, स्टेट ऑफ उसमें मलाक्का, क्या वहां पे करेगा? चीजें कैसे मैनेज करेगा? तो ये क्वेश्चन हम्म। अमेरिका की कैपेबिलिटी, अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस का है। और ट्रंप हम्म। साहब, मेरा ख्याल है कि मल्टीपल और एंगल्स पे काम करेंगे जिसपे वो अपने वोटर सपोर्टर को जाएंगे, और ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। अभी मार्को रूबियो ने कल ही कहा
है कि ईरान अगर आई टू आई कहता है तो ट्रम्प हेड फॉर आई कहता है। तो इट मीन्स के और ये भी नजर नहीं आ रहा कि कुछ ले दो हो या कुछ सीज फायर की बात हो। तो लगता ये है बड़ी कि ये सिचुएशन सेंसिटिव है। जी जी जी। अच्छा, ये चिश्ती साहब जो बात हुई है अभी रूस की, चीन की तरफ, चीन के हवाले से भी इशारा किया है मार्को रूबियो ने, आज रूस के हवाले से बात की है कि वो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, यानी कल इस तरह की बातें अमेरिका के अंदर हो रही है। लेकिन चीन के तो उन्होंने कहा जी हमें इशारे मिले हैं कि जी वो इस मशरक़ वुस्ता के अंदर है, या ये जो सपोर्ट है चीन और रूस की ईरान के साथ मौजूद है, चाहे वो सिग्नल्स के हवाले से हो या वो इंफॉर्मेशन के हवाले से हो, ये किस लेवल पे है? और क्या आपको लगता है कि आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है जो इस वक्त की लड़ाई है? देखिए, इस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि इस जंग में चीन की और रूस की दिलचस्पी क्या है। रूस की नंबर 1 दिलचस्पी है कि वो एज ए मेन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑयल के तौर पे उभरा है। क्रेडिट की बजाय कैश पर उसको पैसे मिलते हैं। अब यूक्रेन में उसको हेवीली चाहिए थी, फंडिंग चाहिए थी और उसको कैश चाहिए था फॉर सोल्जर्स कंपनसेशन। लाखों लोग उनके जान से गए हैं, तो ईरान की उसकी जरूरत थी रूस की कि उसको कैश इस वक्त अवेलेबल हो। 1, उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करना पड़ता है अपने वेपन्स के लिए, वो भी चाहिए था उसको। तो उसकी तो ये इंटरेस्ट है कि बुनियादी तौर पर ये एस्केलेशन मिलिटरीली चलता रहता है, तो रूस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिटेड है। चीन का इंटरेस्ट हमें ये देखना होगा कि चीन ये चाहता है कि जितनी डाइल्यूशन अमेरिकन वेपन्स की हो, डिप्लीवेशन हो, आर्सेनल उनका कॉम्प्रोमाइज हो, उतनी ही ज्यादा अमेरिका की जो डिटरेंस है अगेंस्ट ताइवान फॉर चाइना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जाहिर है। और वो डिटरेंस है जो अमेरिका ने अपना खुद विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खोली है। किसी मुल्क ने अमेरिका पर हमला नहीं किया कि मजबूरन अपने लोगों को वो इंस्पायर कर सकें कि देखें हम पर हमलावर हो गया कोई, अब हमने डिफेंड करना है। ये वॉर ऑफ चॉइस थी। जितना ज्यादा डिप्लीट होगा असला अमेरिका का, उतना ही ताइवान पर डिटरेंस कम होगी चाइना के खिलाफ, नंबर 1। और एक और चीज है, मैं अगर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हूं और मैं ईरान की तरफ से हूं, तो मैं तो ये चाहूंगा ही नहीं कि जो ड्रोन मैं भेज रहा हूं वो जमीन पर गिरे। मैं तो चाहूंगा सबको इंटरसेप्ट करो, इसलिए कि जमीन पर कॉस्ट पता नहीं ईरान ने कुछ चुकानी है कि नहीं चुकानी है। नीचे कोई इंडस्ट्री, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग तबाह होनी है या पानी का कोई प्लांट तबाह होना है, वो ज्यादा महंगा है, या $3 से $4 मिलियन के कई पैट्रियट जो दर्जनों एक के ऊपर फायर हो रहे हैं वो महंगे हैं। तो ईरान तो बाय स्ट्रेटेजाइज उसको करना चाहिए कि इतने ड्रोन फेंके, उसकी सैचुरेशन। और अमेरिकन को लेट समझ आई है। पिछली जंग में 2025 जून में इजराइल को बहुत लेट समझ आई थी, जब उसने डमी ड्रोन भी फेंके, इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन की, और शुरू में उन्होंने थर्ड और पैट्रियट और टॉमस सब के सब मिसाइल चलवा दिए, थिंकिंग कि इजराइल ब्रीचेबल ही नहीं है। जब पेनिट्रेट हो गया, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हुई, 5-5, 6-6 दिन लोग बंकर में सोए, तब इजरायली फौज को समझ आई कि हम तो ऐसी इंटरसेप्शन करते रहे हैं जो डिस्ट्रक्टिव थी ही नहीं। मेरा ख्याल है वही ईरानी अब कर रहे हैं, अपने लिए जंग सस्ती रख रहे हैं, अमेरिका के लिए बहुत महंगी रख रहे हैं। और खास तौर पर ईरान को शायद ये भी पता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो उसके लिए अमेरिका को ज्यादा जल्दी है कंक्लूजन करने की। इसीलिए आपने देखा कई दफा पॉजिटिव बयान आते हैं, लेकिन मैं क्विकली 3 वजह बता सकता हूं जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट पोस्ट एमओयू हुआ है। नंबर 1 देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होने के बाद ओमान ने कोशिश की कि शिपिंग लाइन को अपनी कोस्ट के साथ से गुजारे, जो अमेरिका की इंकरेजमेंट थी, और जीसीसी के मालिक और अरब मुल्कों ने इंकरेज किया कि एज एन ऑल्टरनेट ओमान अपने जहाजों, अपनी तरफ से जहाजों को गुजरने दे। उनको टारगेट किया ईरान ने, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि अमेरिका ने वो वादा नहीं पूरा किया जो क्या था, एमओयू साइन हो जाएगा तो हम आपको फंड रिलीज करेंगे, वो नहीं हुआ। अमेरिकी सदर और वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ईरान को हक है मिसाइल रखने का क्योंकि बाकी भी रखते हैं। ईरान ने लेजिटिमेसी समझा, खुश हुआ, लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि किसी सूरत मिसाइल टेक्नोलॉजी पे इसको एडवांस नहीं होने देंगे। तब ईरान को समझ आई कि हिजबुल्ला पर भी बमबारी बंद नहीं की ईरान ने, तो ये मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं। और फिर उसको याद आया JCPOA, जिसके तहत इसने, ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल दे दिया रूस को थ्रू कैस्पियन सी। मुआहदा हो गया, 25 महीने लगे इंटरम से लेकर साइन होते, और 36 महीने लगे प्रेसिडेंट ट्रंप को उसको खिड़की से बाहर फेंकते हुए, और कोई भी इनको सैंक्शंस नहीं इन पर उठाई गई। तो अब आप ट्रस्ट डेफिसिट को रिलेट करें JCPOA वाले को अब से लेके, एंड वी कैन इजीली जस्टिफाइड, तो पता है इट कैन नाउ, ईरान को ये पता है, ईरान ये समझता है कि इट इज नाउ और नेवर। इट इज नॉट अ लॉन मोइंग के हर 2 साल बाद एक ट्रिमिंग मशीन आए, घास की मशीन चलाए, हमें ट्रिम करके चला जाए। तो वो समझते हैं कि 20,000 टारगेट्स हम अपने तबाह करवा चुके हैं,
5,000 और वेरी करवा इंपॉर्टेंट। लेंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में अमेरिका में आने वाले सुदूर जरूर ये पढ़ेंगे वॉर स्ट्रैटेजी के कहां फॉल्टी थी, ताकि 1-2 दिहाइयां ईरान डेवलपमेंट कर सके और दोबारा रिपीटेड अटैक ना हो ईरान। वेरी इंपॉर्टेंट। चीमा साहब, आपको क्या लगता है, एक तो कतर के अंदर जो जहाज़, उनके जो बेसिस हैं, वो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो खाली है, वहाँ पे अब अमरीकी जहाज़ नहीं है। दूसरी जानिब ये जो सिविल न्यूक्लियर डील अमरीका प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन की है और अब उसको वो इब्राहिमी मुआहदे के साथ इसको अटैच कर रहे हैं या मशरूत कर रहे हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है और इसका मतलब क्या निकलता है आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया। देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, ईरान को इस चीज़ का फैसला करना है कि वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं चाहता, वो पॉलिटिकली ग्लोबली मेनस्ट्रीम नहीं होना चाहता और वो चाहता है कि मैं इस खित्ते के अंदर या जहाँ पे मैं हूँ, स्टेट ऑफ हार्मोज़ के अंदर मेरी एक हेजेमनी रहे, मेरा एक इन्फ्लुएंस रहे। इसकी ज़ाहिर बात है कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। जैसे अभी चिश्ती साहब फरमा रहे थे, हज़ारों टारगेट हुए हैं और मेरा नहीं ख़्याल कि अमेरिका ये हज़ारों टारगेट मज़ीद भी कर सकता है। तो ज़ाहिर बात है इसकी कॉस्ट क्या होगी? क्या अगले अगर 6 महीने ये चलता रहता है या साल चलता रहता है तो ईरान की क्या सिचुएशन होगी? खित्ते में किसी का कुछ नहीं जाना सिवाय ईरान के, बाकी मुल्कों को अपनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन ईरान का एक्चुअल जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत लंबा-चौड़ा नुकसान हो सकता है। खित्ते में दोस्तियाँ तो पहले ही कोई नहीं है। जिन ममालिक के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिनकी तेल सप्लाई लाइन खराब होगी, अगर प्रॉक्सीज़ का मज़ीद इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हौथीज़ को मज़ीद एनकरेज किया जा रहा है, जिस पे ट्रंप ने आज भी आई थिंक ट्वीट की है कि वो नेक्स्ट हाँ। टारगेट जो है अगर हौथीज़ हमला करेंगे तो वो ईरान पे मज़ीद और हमले करेंगे। और ईरान ने इस चीज़ को भी देखना है कि पिछली दफ़ा देखें सिम्पैथीज़ ज़्यादा थी, क्योंकि इस वक़्त इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, सारा कुछ था, लीडरशिप को असैसिनेट किया गया। इस दफ़ा शायद वो सिम्पैथीज़ ना हो, इस दफ़ा क्योंकि ईरान अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, ईरान खित्ते में अपने इन्फ्लुएंस के लिए चीज़ें कर रहा है, तो इस दफ़ा एक डिफरेंट फ्रेमवर्क से दुनिया चीज़ों को देख रही होगी। दूसरी जो आपने सिविल न्यूक्लियर डील की बात की है, मेरा ख्याल है कि ये ट्रंप साहब बड़ी देर से ये सोच रहे हैं कि जो हमें अब्राहमिक अकॉर्ड वो करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक़्त इज़राइल ने जो जेनोसाइड किया, जिस अंदाज़ से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, कोई मुल्क इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा और करना भी चाहिए और मेरा नहीं ख्याल ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन किस्म की चीज़ है। तो ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि फॉर द सिविल न्यूक्लियर डील और वो भी जो सऊदी अरब का या किसी भी मुल्क का एक हक है वो कर रख सकता है, अगर वो ये सिविल न्यूक्लियर डील लेना चाहे या ये सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहे, तो ये हर मुल्क का हक है फॉर बिल्कुल। एनर्जी पर्पसेस एंड अदर पर्पसेस। हर मुल्क का हक है कि वो अपना एनर्जी मिक्स को जो है वो डाइवर्सिफाई करे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आई थिंक ये अमेरिकन्स को भी सोचना है कि अगर वो अमेरिका से ये नहीं लेते और चाइना के पास चले जाते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन होगी? तो इसको अब्राहमिक अकॉर्ड से लिंक करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी अच्छी चीज़ होगी या बड़ा अच्छा। अच्छा एडवाइस किसी ने बिल्कुल। ट्रम्प साहब को दी है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं, मेरा ख्याल है वो ये ले लेंगे, लेकिन थोड़ी ले-दो चल रही होगी। और दूसरी, ट्रंप जितनी सऊदीज़ ने इन्वेस्टमेंट कर दी है मिडल उधर अमेरिका के अंदर या जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन्स को ये डील उनको वैसे ही देनी चाहिए। जी। चिश्ती साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूँगी कि ये ईरान का इस वक्त जो ऑफेंसिव रोल है, पहले वो डिफेंसिव थे, अब ऑफेंसिव हैं, उनका जो जंग के अंदर किरदार है, इसको आप क्या देखते हैं? क्या इसमें भी उनको कामयाबी मिलेगी? डिफेंसिव में तो वो कामयाब रहे हैं अब तक, नहीं? देखिए, बिल्कुल डिफेंसिव तो मैं डे वन से कहा था कि ईरान ने जंग जीतनी नहीं है, ईरान ने सिर्फ सस्टेन और सरवाइव करना है। ईरान ने तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक लाइन का था उसका, वो उन्होंने करके दिखा दिया। अमेरिका ने रिजीम चेंज करनी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को अनरोल करना था, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को पकड़ के वापस करना था, फुट ऑन ग्राउंड करना था और बहुत कुछ करना था, वो नहीं हासिल हो सका। अब जो ऑफेंस है, बुनियादी तौर पर जैसे मैंने कहा कि ईरान समझता है कि ये नाउ और नेवर वाली गेम है, जिसका मतलब ये है कि रिपीटेडली इतना आइसोलेशन अमेरिका को कभी नहीं हुई। इवन वियतनाम वॉर में जो 21 साल जारी रही थी, वहां पर भी नहीं हुई थी, अफगानिस्तान में भी नहीं, सीरिया में भी नहीं, इराक में भी नहीं। नेटो आता था, 40-40 मुल्क आते थे, इकट्ठी कैजुअलिटीज होती थी। अभी आप देखिए इवन इजराइल शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि वो एट्रिशन शायद हो चुका है, क्योंकि दोनों की डाइवर्जेंस है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि जंग होनी चाहिए, लेकिन ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान समझता है नाउ और नेवर, इसलिए कि अमेरिका रिलेटिवली आइसोलेटेड है। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत गिरी हुई है, मोस्ट अनपॉपुलर जंग है रिसेंट हिस्ट्री में, अमेरिकन को पिंच हो रही है डेली इकोनॉमी तेल की शक्ल में और बहुत सारी शक्लों पर। नेटो साथ नहीं है, यूरोप साथ नहीं है, कनाडा को बुरा भला कह चुके हैं।
ग्रीनलैंड के ऊपर नजर है, तो इतनी ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन ईरान को नजर आ रही है कि मैं वन टाइम डिस्ट्रक्शन करवा ली है मैंने, अब और थोड़ी सी करवा लूं, लेकिन मैं उनको कॉर्नर जरूर अमेरिका को करूं जिधर वो कॉम्प्रोमाइज करने पर इन फेवर ऑफ ईरान हो जाएं। और आखिरी बात, क्योंकि इलेक्शन भी है 2-2.5 महीने और 3 महीने बाद दोनों मुल्कों में, ईरान और इसराइल में और अमेरिका में, वो चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकली इस जंग के थ्रू दोनों लीडर्स को भी एलिमिनेट करूं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। एक किसी नाज़रीन में ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जो कि बढ़ती चली जा रही हैं और उनकी कमी के कुछ इम्कानात हैं या नहीं, या आवाम को जो है वो इसी तरह से तकलीफ़ रोज़ मिलती रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में तो शायद इतनी हलचल नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत है उसमें बहुत बड़ी हलचल है, और वो बड़ी हलचल जो है वो तेल की कीमतें हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे अब तय की जाएंगी। कल वज़ीर पेट्रोलियम की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा जी मौखर कर दी गई हड़ताल, लेकिन हड़ताल मौखर करना मामला नहीं है। जो रोज़ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, 6 रुपये, 7 रुपये, कल भी 7.5 रुपये, 6.5 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। इससे महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। तो इसी मामले के ऊपर हम बात करेंगे कि हुकूमत जो टैक्स लेवी है इसके ऊपर, उसमें कितना कमा रही है, जो कि 102 रुपये के करीब कहा जा रहा है कि ये टैक्स है जो कि पेट्रोलियम से लिया जाता है। अगर ये माइनस हो जाए, चले माइनस नहीं भी होता, कम हो जाए, तो क्या रिलीफ मिल सकता है, और हुकूमत क्यों ये टैक्स लेती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुआवने हैं, उनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं राना आतिफ साहब जो कि रुकन क़ौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं, इसलिए कि इस वक्त जो आवाम के ऊपर रोज़ बम गिर रहा है, यानी एक सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जा रहा है कि रोज़ जब कीमतें कम होती हैं तो वो तो कम नहीं होती, लेकिन जैसे ही आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, यहाँ पे फौरी तौर पर जो है वो जंप लगा दिया जाता है, और ये रोज़ाना की बुनियादों पे अब बम जो है लोगों के ऊपर गिरना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो कीमतें बढ़ने का या कम होने का कोई मुख्तलिफ फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है। और इस वक्त दुनिया भर में एक क्राइसिस है जो जंग की वजह से, अब रेड सी बंद होने की भी बात हो रही है कि हुतीज़ जो हैं वो उधर को भी ब्लॉक करेंगे, जिस पे पाकिस्तान ने भी रद्द-ओ-अमल दिखाया। तो ये एक ग्लोबल चैलेंज है। देखिए, हम ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं। इस वक्त अगर आप यूरोप में कोई सर्वे करा लें, दुनिया में कहीं करा लें, तो पूरी जो भी ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं वो एक फ़ाइनेंशियल स्ट्रेन और क्राइसिस में, और ये पहाड़ है पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में किस मुल्क के अंदर जो है वो टैक्स इतना ज़्यादा पेट्रोलियम के ऊपर लगाया जाता है? मैं आपको इसके बारे में आज का फिगर तो नहीं, मैं आपको 4 दिन पुराने फिगर दे दूंगा। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा पेट्रोल था। टैक्स की बात मैं उसमें टैक्स देखें, वो भी इंपोर्ट करते हैं ना, तो उनके सेल टैक्स लगा हुआ है, हमारे लेवी लगा हुआ है, उसके बावजूद उनके पेट्रोल की कीमतें कम हैं। नहीं, इसके बावजूद हमारे रीजन में हम सबसे ज्यादा हैं इस वक्त। बांग्लादेश की पेट्रोल की कीमतें हमारे से थोड़ी सी ज्यादा हैं, तुर्किया में ज्यादा हैं, आपकी श्रीलंका में ज्यादा हैं, इंडिया में वी वर एट पार। अब हमने रिसेंटली पढ़ाई है तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि अब हम ज्यादा हैं। बांग्लादेश में टैक्स कितना लगता है पेट्रोलियम पे? देखिए, पेट्रोल की कॉस्ट बाइंग तो वही होगी ना जो आपका अभी हमारी 102-105 रुपए के टैक्सेस और लेवीज हैं, जो कस्टम ड्यूटीज, उसको आप मनफी कर लें तो बाकी आपका 227 रुपए की तकरीबन या इतनी कीमत बनती है पेट्रोल की। तो उनके भी अगर कीमतें वही हैं तो कम से कम उतना ही सेल टैक्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेल्स टैक्स तो हमारा 18% है। 18% तो हम नहीं लगा रहे लेवी के ऊपर, लेवी तो हम अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में या श्रीलंका में कीमतें हमारे बराबर हैं या हमारे करीब हैं, तो इसका मतलब है वो भी उतना ही तकरीबन टैक्स इकट्ठा करें, क्योंकि वो भी तेल इंपोर्ट ही करते हैं। तो लगभग आपकी टैक्सेशन उतनी होगी। सही है, तेल इंपोर्ट करना और है, उसके ऊपर जो टैक्स के जरिए से खजाना भरना है वो और है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि श्रीलंका, मैंने आपको तुर्किया का बताया, मैंने आपको बांग्लादेश का बताया, इसका मतलब है वो भी लगभग उतना ही टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं जितना हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं,
ये किसी हम अलमारी में जाके नहीं रख रहे इन पैसों को, ये पैसा भी बजट बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमने तो 1200 अरब सूबों से भी वापस मांगा है, फिर जाके हमारा बजट बना है जिसमें हमने एक्सपोर्टर्स को कोई रिलीफ दिए, कोई हमने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिए। जो PSDP जो डेवलपमेंट का फंड था उसकी आस्क 4000 अरब थी, हमने 1000 तनख्वाहदार अरब तबके रखा को है। आपने 7% दिया है, फिर आप बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ब्यूरोक्रेट, जो कल शहबाज राना की स्टोरी थी कि आप उनको दे रहे हैं, यानी एक 1.8 बिलियन का वो तो फिगर है। उनको रिलीफ मिल रहा है, आवाम को तकलीफ मिल रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ये रोज इस पे बढ़ रही है। आपको पता है इस वक्त जो खाने पीने की शय वो कितनी महंगी हो चुकी है। जी बिल्कुल, और हमें जब अंदाजा सस्ता है। होता है पेट्रोल आलमी मार्केट में, तब सस्ता उतना नहीं होता है। नहीं नहीं, उतना ही उसी फार्मूले के तहत जिस तहत वो बढ़ता है उसी तहत महंगा होता है। अब हमने ना लेवी आगे बढ़ानी है, तो अगर ये नीचे जानती हैं कीमतें तो डेली बेसिस पे ये कीमतें रिवाइज होंगी। जो आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, देखें उसकी एक वो वजह है, बैकग्राउंड है कि आपका जो पंजाब का जो और जो सूबों की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका पे स्केल ज़्यादा था कंपेयर टू फेडरल। तो ये एक डिस्टॉर्शन थी और जो काबिल ऑफिसर्स हैं वो सूबों में काम करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शन, तो उसको दुरुस्त किया गया है। 1.8 मिलियन। हाँ, अच्छा राना साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन जमातें, हम देखते थे कि जब इनकी ये अपोजिशन में थे तो थोड़ा सा पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये कहते थे जी ये जो बाकी ऊपर का लिया जा रहा है ये सब जो है ये चोरी में जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अपोजिशन जमातें भी खामोश हैं इस वक्त। कोई तो आवाज़ आवाम की बने। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऑपोजिशन खामोश नहीं है, ऑपोजिशन बोलती है। एक तो यह है कि ऑपोजिशन को उतनी कवरेज नहीं मिलती, उतना अब मीडिया के वो महंगाई मीडिया का भी इशू नहीं रहा बदकिस्मती से, क्योंकि जब इमरान खान का दौर था तब तो मेरा ख्याल है कि तमाम जय्यद सहाफ़ी सड़कों पे ही होते थे, लोगों से पूछे थे 1 रुपया बढ़ गया है क्या, इससे पाकिस्तान तबाह तो नहीं हो गया? तो वो तो अब काम नहीं रहा। और वो शहबाज शरीफ की बड़ी फेमस ट्वीट थी जब 1 रुपया 71 पैसे कीमत बढ़ी थी। मैंने अपनी कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी तकरीर की थी, 1 रुपया 71 पैसे तकरीर पेट्रोल की कीमत महंगी हुई थी। तो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि ये लाकानूनियत, बदअमनी और महंगाई का सुनामी लेके आएगा। तो फिर मैंने कहा कि ये जो 110-15 रुपए जो आप पेट्रोलियम की लेवी है और पेट्रोल जो 350 के पास पहुंच चुका है, ये तो तकरीबन 20 रेक्टर स्केल का जल्जला इस पे आ जाना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि हुकूमत के पास, हुकूमत का जो मेन बयानिया बताऊं क्या है कि ये आपको सारा दिन बताएंगे कि हमारी मईशत तबाह इन्होंने 4 साल में क्यों की है। इनके पास हर चीज का बहाना है, हर चीज का बहाना है। अभी ये बता रहे थे कि दुनिया में फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलाने मुल्क में ये हो रहा है। चले, मैं अभी और टेक्निकल और इकोनॉमिक पार्ट पे आता हूँ। उन मुल्कों में जब वोट, मगरब में जब वोट गिने जाती है ना, तो जिस पार्टी का मैंडेट होता है तो फिर ये भी नहीं किया जाता कि 70-70 हजार वोटों की लीड वाले को वो जीत के वो ऐवान में आके बैठ जाता है। तो वहां पे ये भी नहीं होता, वहां पे 17 सीटों से आगे लोग इक़्तिदार पे भी नहीं बैठ जाते। वहां पे ऑपोजिशन के वजूद को तस्लीम किया जाता है, वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी तस्लीम किया जाता है। लेकिन अब आप आ जाए इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखिए, हिंदुस्तान जो अपनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से जो टोटल टैक्स इकट्ठा करता है वो 3 से 3.5% है। हम जो इकट्ठा करते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से, जो हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के टोटल जो रिसोर्सेज है, टैक्स और नॉन टैक्स, अगर ये मिला लें तो ये तकरीबन 13% है। और अगर सिर्फ हम टैक्स वाले मिला लें तो वो सिर्फ आपके, तो वो ये शरह 16-17% पे चली जाती है। सो मेरा ये पॉइंट ये है कि ये हुकूमत तो लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे रही। और ये अभी कह रहे थे कि हुकूमत तो पैसा तो हम अपनी अलमारियों में नहीं रख लेते। ये तो वैसे पैसा अलमारियों से काफी दफा निकला भी है। और ये ना कहें कि पैसा अलमारियों में नहीं जाता, लेकिन मैं अभी इस बात पे मैं नहीं आता। दूसरी बात ये है कि ये देखिए, दुनिया में जब टैक्स होता है, टैक्स एक बेसिक मैकेनिज्म है, एक कॉमन सेंस है। टैक्स पहले आपको बताया जाता है साल के शुरू के अंदर कि आपका टैक्सेशन की शरह क्या होगी। जैसे मैं पता है GST 18% है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तकरीबन ये इसको ट्यूनिंग करते रहते हैं, कभी ये 40% पे चली जाती है, कभी 41 पे चली जाती है। जो आपका शॉर्टफॉल है वो आपने पूरा करने के लिए आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को एक नई ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। ये राना साहब, यही बड़ा अहम पॉइंट है।
हाँ बिल्कुल सही बात है, ये अहम पॉइंट है और इसके ऊपर हम ये राना साहब, ये जो राना आतिफ साहब बात कर रहे हैं, अब इस पे आप देखिए कि तकरीबन 7 रुपए जो है वो नकलो हमल जो है, यानी उसको लाने ले जाने के अखराजात जो हैं उसके ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा जो तकरीबन 100 रुपए से ऊपर का ये PDL है, यानी और कस्टम ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ भी हैं। तो ये अगर ये बहुत ज़्यादा, जो अभी उन्होंने बात की है ना कि 18% अगर सेल्स टैक्स है तो 18% तो इतना नहीं बनता है जितना कि इस पे लगा देखिए, हुआ है। मैं अभी आप जब राना आतिफ साहब से आप बात करी थी तो मैंने ये इंटरनेट से बांग्लादेश के टैक्सेस निकाले, हाँ। वो भी तकरीबन 80 से 95 रुपए के करीब है। चलिए 80-95 ही कर लें। नहीं, पाकिस्तान में भी 102-104 रुपए तक तो जो लेवी, मैं वही कह रहा हूँ कि लगभग आपका बराबर टैक्स रेट है। अभी हमारी कीमतें बढ़ी हैं, वरना 4-5 दिन पहले तो इतना ही तकरीबन जो है वो। तो देखें, बात ये है कि हमारा जो मुल्क है इसमें हम एडमिट करते हैं कि आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन उस तरीके से नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हमारा इनके PTI के दौर में तो 8% थी टैक्स टू GDP, अभी तो 10% को क्रॉस कर गई है तकरीबन। तो हम ये जो है हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। लेकिन इसको भी अगर आप रीजनली देखेंगे तो हम कोई ज़्यादा टैक्स नहीं ले रहे जो आपके रीजन में लिए जा रहे हैं। और दुनिया भर में हमारे जैसे ममालिक आपके पेट्रोलियम को टैक्स करते हैं। इस वक्त ये क्राइसिस है, ये हर वक्त नहीं रहेगा, ये दुनिया भर में क्राइसिस है। मगर जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको यही बातें आप करते हैं, इसी तरह की जो लॉजिक्स थी वो उस वक्त PTI देती थी तो आप उनका मजाक उड़ाते थे। अब जाहिर है कि अब वही पॉइंट्स आपके पास है कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं, तो जब कम होती हैं तो रोजाना की बुनियाद पे क्यों नहीं होता? अभी चेयरमैन जो है वो अभी तक आपने अब देखे ना, उसकी अपॉइंटमेंट के बगैर आप ये सारे काम कर रहे हैं, तो ये कौन से कानून और कायदे के देखिए, वो तो एक्टिंग चेयरमैन है ना, तो वो तो हैं और अब लगने चाहिए। वो तो देखें, उसका तो वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जवाब देगी कि अंडर प्रोसेस है और वो जल्द अपॉइंटमेंट हो जाएगी। बहरहाल देखें, अभी इट इज़ हम इंपोर्ट करते हैं तेल। अगर हम इंपोर्ट ना कर रहे होते, ये पाकिस्तान में बन रहा होता, तो हम ये ज़रूर चीज़ों को देख लेते। लेकिन एक चीज़ जो आपकी इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करती है, बजट हमने जो है वो आपको के सामने एक बड़ी मुश्किल से बैलेंस हुआ है कि हमने आवाम को टैक्सेस में रिलीफ दी और कुछ दुरुस्तगी लेके आए। तो ये इसको हम रिव्यू कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। ऑस्टेरिटी प्रॉबेबली दोबारा इंप्लीमेंट हो जाएगी अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह बढ़ाने के बाद। देखें, वो मैंने आपको बता दिया कि एक डिस्पैरिटी थी, सूबे की और वफाक की डिस्पैरिटी थी। अब आप ये देखें कि आपकी कंपनी हो और इसी के अंदर काम वही हो, लेकिन जो है वो पेज डिफरेंट हो, तो एक पुरानी डिमांड वो चलती आ रही थी जिसको दुरुस्त किया गया। तो ये तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक, राना साहब मुझे ये बताइए, राना आतिफ साहब, कि आप जाहिर है कि आम हालात होते, अपोजिशन जमातों के तौर पे इकट्ठे मिलके कोई एक कॉलिंग अटेंशन आ जाता है या फिर सेशन भी बुलाया जा सकता है इस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए। आप उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो इस वक्त कारकर्दगी है उसको क्यों आप क्वेश्चन नहीं करते हैं? क्या आप लोगों ने सोचा है कि मिल के आप एक इजलास कौमी असम्बली का सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बुलाएं कि ये जो PDL है इसके मामलात और ये जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बम गिर रहे हैं, आवाम के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर बात की जा सके? कोई ऐसा इरादा है? कौमी असम्बली का इजलास तो मेरा ख्याल आनकरीब वैसे ही शेड्यूल है, आने वाला है। लेकिन मैं अभी कमेंट ही करना चाहूंगा। अभी ये ऑस्टेरिटी की बात कर रहे थे कि जी ऑस्टेरिटी है। मैं आपको बताऊं, ऑस्टेरिटी पाकिस्तान में 1 लाख सरकारी गाड़ी है, 1 लाख, और वो पूल कार भी नहीं होती इनमें ज्यादातर। ब्रिटेन के अंदर जो टोटल गाड़ियां, जो सरकारी गाड़ियां, वो 115 से 20 हैं, और ब्रिटेन की इकोनॉमी कोई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये ऑस्टेरिटी चेक कर लें, एक वो मुल्क जिसका बाल बाल इन्होंने कर्जों में चक्कर दिया हुआ है। पूछ लें इनसे। सवाल कर रहे हैं कि PTI के दौर में ये गाड़ियां नहीं थी। राना साहब आप बात सुने, अब आप देखिए ना, अब आप थोड़ा सा वीक पिच पे चले गए हैं। ये आपकी 5वीं बारी है। हम तो जो चीजें कर रहे हैं मैं अभी आपको गिनवाता हूँ, आपको फिर आप आ जाए। में तो आपकी 3री बारी है, वहां कितनी गाड़ियां यही बता दें। नहीं, मैं आपको चले एक सेकंड राना साहब, देखिए प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करें। जी पंजाब के अंदर आपकी 7वीं बारी है। पंजाब के अंदर आपकी ये 7वीं बारी है और पंजाब पाकिस्तान के रिसोर्सेज का 60% है, ठीक है। तो मैं आपकी ऑस्टेरिटी को मैं आपकी एक्सपोज करता हूँ। आपका एक वजीर निकलता है, इसके पीछे 15 गाड़ियां होती हैं। आपकी कोई ऑस्टेरिटी नहीं है। आपने तनख्वाहें वजीरों की, अपने पार्लियामेंटेरियंस की जो की है वो उस पर भी आ जाए। दूसरी बात, अभी ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि जी बांग्लादेश में, मैं पहले कह चुका हूँ, अच्छा बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो तो $2300 है।
हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम 3,000 डॉलर है। पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन किस तरह टैक्सेशन का कर सकता है। हम तो अब पाकिस्तान को ये भी नहीं कह सकते, हम तो अब पाकिस्तान का इथोपिया के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब तो इथोपिया के अंदर भी कुछ 4.5-5 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनुअल है, और हमारे यहाँ जून के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो 13 मिलियन डॉलर है सिर्फ। तो इकोनॉमी का तो इन्होंने एक्सपोर्ट्स आपने गिरा दी। अभी ये कह रहे थे कि देखें जी हम तो वो पैसा बिजनेसेस को रिलीफ देने के लिए करते हैं। देखिए बिजनेसेस को आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे, लेकिन आप रिलीफ दे रहे हैं एलीट को, और ये एलीट के कैप्चर है। अच्छा, आप वो टैक्स इकट्ठा किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान के गरीबों से। ये 80% पेट्रोलियम का जो यूजेज है वो पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल में है, रिक्शे में है, चिंची में है, और गरीब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आप 80% लोगों को आपने रिलीफ तो बेचारों को क्या देना है आपने? आप उनकी जेबों से 1500-1600 अरब निकाल के एलीट कैप्चर को आप दे रहे हैं। अच्छा, ये सारे ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं आपके ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब जो बात वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल है आम आदमी भी यही बात कर रहा है कि इस वक्त जो आप 4 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आपके जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत से सवालात हैं। आपकी जो यानी हमारी जो तिजारत है उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात का आप रीज़न बताते हैं, मगर वो भी आपकी उसके अंदर आता है कि कारकर्दगी पे सवाल। तो मुझे बताइए कि किस तरह से फिर ये चीज़ें ठीक हो। लेकिन सबसे पहले तो मैं ऑस्टेरिटी इनको ज़रा मैं बता दूं कि इनकी 4 साल वफाक में हुकूमत थी और 13वां साल इनका KPK में। खान साहब ने सारे गवर्नर हाउस बंद कर देने थे, यूनिवर्सिटी बनानी थी, कुछ नहीं हुआ। ख़ुद वो 50 रुपये लीटर के हेलीकॉप्टर में डेली जो है वो 2 से 3 दफ़ा सफ़र करते थे। ये इनकी ऑस्टेरिटी थी। अभी 13 साल हो गया है, इन्होंने अभी असेंबली से पास करने की कोशिश की कि हर MP को 3-3 बॉडीगार्ड मिल जाएं, उनको जो है वो मुफ्त का ट्रैवल, मुफ्त की रहाइश मिल जाए। वहाँ जो है करप्शन का अंबार लगा हुआ है। देखिए मैं आपको सिर्फ ये इनका जवाब देना लाजिम है ना। अलीमा बीबी माइनिंग में लगी हुई हैं, तो ये इनकी अपनी ऑस्टेरिटी है जिसके ऊपर ये हमें ये लेक्चर जा रहे हैं। भाई आपके पास कुछ तो करके दिखाते ना, कख नहीं इन्होंने करके दिखाया। अब आपका देखें सवाल आ गया कि हमने क्या किया है। देखें बात यह है कि इस जो माशी मुसीबत में मुल्क था, अभी कल की खबर है कि आपका मूडीज़ जो है वो B रेटिंग उसकी अप हो गई है। अभी हमारे रिजर्व जो हैं वो 22 अरब क्रॉस कर गए हैं। आपकी इन्फ्लेशन, आपकी जो है इंटरेस्ट रेट, आपका एक्सचेंज रेट सब नॉर्मलाइज हुआ है। ये चीज़ें, ये सफ़र हमने 3.7% की ग्रोथ की है, और उस ग्रोथ के नतीजे में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है। के ऊपर उसके सम्राट क्यों नहीं उसको मिल रहे? अवाम तो वैसे बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, महंगाई की इस वक्त जो है वो मतलब उसमें कोई कमी वाकई हुई है महंगाई? अगर हमने तो जंग रुकवाई थी, हमने तो जो है उसमें भी पूरा किरदार अदा किया। अब दोबारा वो लड़ पड़े हैं, उसकी वजह से आपका स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गया है, आगे रेड सी बंद होने की बात हो रही है। क्या ये इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? ये जंग तो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया। आप दुनिया का पूछ रहे कि क्या हालात हैं। आप अपने पड़ोस में देख लेना, वहां पे क्या फर्क पड़ा है। आई मीन भारत में, बांग्लादेश में क्या फर्क पड़ा है? मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश हमारे अवाम को ही क्यों हर चीज भुगतनी पड़ती है, कोई अशराफिया? इस दौर में जब ये सब कुछ है, आप रिलीफ देने की बजाय आप बढ़ा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के अखराजात। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मगर नहीं, देखें बात ये है कि इस वक्त आप किसी भी मुल्क जो ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क है वो स्ट्रेस में है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रेस में है। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। ये अभी ये दुनिया का टॉपिक है इस वक्त हमारे लिए। हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। हमने जो है EV की पॉलिसी लॉन्च की। वो पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स पिछले 1-1.5 सालों के अंदर आपको नज़र आ रही है। तो हमने बहुत सारे इकदाम लिए हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। लेकिन ये एक ऐसा क्राइसिस है जो पाकिस्तान में जिसने नहीं जन्म लिया, ये आपका जो है ये वॉर रिलेटेड क्राइसिस है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों के दौर में जैसे कोविड हुआ था, ज़ाहिर है आप लोगों के एक रीज़न आप देते थे, जंग है, आलमी मईशत सारी जो है वो इस वक्त ख़तरे में है और इस वक्त सारी दुनिया परेशान है। लेकिन ये बताइए कि जो अपोजिशन के तौर पे कायमा कमेटियों से आप लोग निकल आए, आपने फैसला किया हमने वापस भी जाना है, फिर उसके ऊपर भी कोई खबरें नहीं आई, यानी कोई फैसला नहीं आया सामने। आप लोग अगर कायमा कमेटियों के अंदर हों,
अगर आप लोग पार्लियामेंट के अंदर अपना एक्टिव रोल प्ले करें, मैं पूरी अपोजिशन की बात कर रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई चेक हो सकता है? इस वक्त तो कोई भी चेक नहीं है इस गवर्नमेंट के ऊपर। जी बिल्कुल आप सही कह रही। मैं आपके बाप के सवाल की तरफ आने से पहले ये ना, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे ना, जो सबसे नालायक बच्चे होते थे ना, वो जब उनका पेपर ठीक नहीं होता तो वो क्या कहते थे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो ये नून लीग वाले भी अभी सारा दिन यही सोच रहे थे कि हमने बहाने क्या बनाने हैं। मुझे बताएं, ये जंग तो चलो ईरान वाली अब शुरू हुई है, उससे पहले पेट्रोल की प्राइस 266 रुपए थी, तब लेवी भी 117 रुपए थी, तब क्या जवाब था मुझे बताएं। अच्छा, पूरी दुनिया में हमारा जो पूरा रीजन है साउथ एशिया, इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.8% है पिछले 4 साल से इसकी एवरेज ग्रोथ। हमारी पिछले 4 साल की एवरेज ग्रोथ 2.2% है। हमारी आबादी की शरह 2.5% है बढ़ने की शरह, और हमारी पिछले 4 साल की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ 2.2% है। इसका मतलब क्या, हम एवरेज पाकिस्तानी हर साल गरीब हो रहा है। ये पहला साल है पाकिस्तान की पिछले 75 साल तारीख में जब आपकी 5 मेजर क्रॉप फेलियर डिक्लाइन हुई है। अच्छा, अभी आप गंदम का देख लें, गंदम का फेलियर ये हुआ है कि इन्होंने गंदम अभी 3 महीने हुए हैं, ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ कि गंदम की क्रॉप को आए अभी 3 महीने हुए हैं, और पंजाब ने कह दिया कि हमने 1 मिलियन टन हमने इंपोर्ट करनी है, और सिंध ने कह दिया कि हमने 2 लाख टन इंपोर्ट करनी है। इसका क्या जवाब है? बिल्कुल, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट हर साल 13% से बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट इस साल 7% गिर गई है। जहां पे हम छोड़ के गए थे, हमने $8 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ा दी थी गुड्स की, इन्होंने 4 सालों में एक्सपोर्ट बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने $2 बिलियन एक्सपोर्ट कम कर दी। मुझे बात बताएं कि एफडीआई आपका लोएस्ट हो गया, आपका ट्रेड डेफिसिट इस साल का आपने $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर दिया, और आपको सिर्फ एक चीज बचा रही है, रेमिटेंस। वो इसलिए बचा रही है कि सारा पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहा है, उसको आप अपनी कारकर्दगी है, वो आपकी कारकर्दगी नहीं है, वो आपके खिलाफ चार्जशीट है कि एक वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर, आसमा शादी साहिबा, ये वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जिसकी रेमिटेंस उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। सोचें आप कि कौन सा, और 25 करोड़ का मुल्क है जिसकी रेमिटेंस। अब ये रन साहब इसके जवाब बिल्कुल आप एहसान अफजल साहब को पता है 190 मिलें बंद हो चुकी हैं, और 150 से ज्यादा जो मिलें छोटी बड़ी हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं, वो 50% अपनी कैपेसिटी को ऑपरेट कर रही हैं। तो खुदा के वास्ते बिजली के आप गर्दिशी कर्जे देख लें, कैपेसिटी पेमेंट आपने देख लें। इसका जवाब बिल्कुल ये सारे जवाब हम लेते हैं। कसम से मैं एक किताब लिख सकता है इसके ऊपर। सही बात है सर, जवाब दीजिए आप उनका। देखिए अभी इस वक्त कम फैसलाबाद के जवाब दे दें आप दोनों। देखिए जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स को देख लें तो 20% ग्रोथ है पिछले 5 सालों से लगातार हर साल। आपकी जो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 गंदम की क्राइसिस का बता दें कि ये क्यों क्राइसिस आ गया। देखें, ये क्राइसिस आपका इसलिए आया है कि आपने पहले हुकूमत जो है वो प्रोक्योर करती थी गंदम। जब हुकूमत ने वो पॉलिसी ख़त्म की पंजाब में और दीगर जगहों के ऊपर, तो आपने जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गंदम की नहीं खोली। अभी आपने चाहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको की प्रोक्योरमेंट कर ले, ये चीज़ नहीं चली। तो मेरे नज़दीक इसका जो हल है, और ये मुझे जब किसी मीटिंग में भी मौका मिलता है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, जिस तरह चावल डीरेगुलेटेड है। अब आपके पास चावल हमेशा सरप्लस होता है, कभी भी शॉर्ट नहीं है, और आप एक्सपोर्टर हैं चावल के। हमें भी गंदम से हुकूमत को कंट्रोल करने से बाहर निकलना होगा, और पंजाब हुकूमत को भी अपनी पॉलिसीज गंदम के मुतालिक और किसानों से मुतालिक इसको ओपन करना पड़ेगा। मेरे नज़दीक इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो वो आप ये मानते हैं ना कि ये नाकामी है। देखें, ऑब्वियसली ज़रूरी मुल्क है। देखें, या आप इसको रेगुलेट करें मुकम्मल तौर पे, या आप इसको डीरेगुलेट करें। आप मिडल में नहीं हो सकते। मैं ये समझता हूं कि हमें ये पॉलिसी तब्दील करनी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राना आतिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील होने वाली हैं। असल बात यह है कि हमारी जितनी भी सिफारती कामयाबियाँ हैं, हमारा जितना भी हमारे इस वक्त हम बात कर लें वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके समरात जब तक आवाम तक नहीं पहुँचेंगे आवाम मुतमईन नहीं होंगे। और ये वो वक्त है कि जिसमें आवाम को इस सारे मामले का या पाकिस्तान के आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।